और मैं दोनों दलों को ये भी आग्रह करूंगा कि वो अपनी लिस्ट सूची जो है वो भेज दें और उसमें कोई 2-3 कोई ऐसे सदस्य हैं जो दल की तरफ से थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहते हैं तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पर कुल मिला के समय का डिसिप्लिन का हम जरूर ध्यान रखें। एक्स्ट्रा टाइम दे तो और घंटा फालतू चल देगा। तो आप बाकी आप तय करें। नहीं, वहाँ 1 घंटा और फालतू चल देगा जी, क्या फर्क। हाँ, वो इस व्यवस्था में भी हमें 1 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा। स्पीकर सर, मेरा निवेदन है जी कि जो नए सदस्यगण आए हैं उनको भी एक बार जरा सब टच हो जाए, सब अपनी बात कह लें। तो आपने जो समय बताया है पर्याप्त, 3 से 4 मिनट में अपनी बात आदमी आसानी से रख सकता है। ये भी बात आपकी अच्छी कि भाई कोई सीनियर का जो लीडर्स हैं उनको थोड़ा जो टाइम में आपने थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने की बात की, ये भी जायज़ है। इतनी बात कई बार सीनियर लीडर को अपनी बात करनी होती है, पूरे प्रदेश के बारे में भी कहना होता है, तो अच्छा है। और मगर ये है कि भाई एक व्यक्ति कई बार 8 से 10 मिनट लगा लेते हैं, तो आज थोड़ा सा उसको आप 3 से 4 मिनट तक कराने का प्रयास करें ताकि सबका नंबर बढ़े। धन्यवाद। श्री तेजपाल तंवर। आदरणीय स्पीकर महोदय जी, आदरणीय मेरे सदन के नेता और सदन के मेरे सारे सदस्यगण, मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलना चाहता हूं। कल काफ़ी समय हमारे कुछ भाइयों ने सब पे पानी फेर दिया। जो प्रदेश में इतने काम हुए, प्रदेश तो बिल्कुल बीमार पड़ा था, कुछ नहीं था हरियाणा प्रदेश में। 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रदेश में चहुमुखी विकास हुए। कितने कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, कितनी हॉस्पिटल खोली गई, रोडों का नेटवर्क ध्वस्त हुआ पड़ा था। सारे प्रदेश में रोडों का नेटवर्क सुधारा गया। जहां पर ये बात करो, रोडों की बात मत करो आप। सारी उसी में है। जो हमारी जो शिक्षा के ऊपर माननीय भुक्कल जी कह रही थी भाई इतने स्कूल बंद हो गए। अरे स्कूल कैसे बंद हो गए? उन्होंने तो इतना बड़ा झाड़ू लेकर के सारे हमारे कामों को 1 मिनट में निपटा दिया। 10 साल तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है, तो काम किया तभी लोगों ने हमें मैंडेट दिया। तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई, बिजली का बुरा हाल था, नौजवानों को रोजगार नहीं था, फर्जी कर्जी पे नौकरी मिलती थी, इतनी बुरी हालत प्रदेश की थी। बिजली 4 से 6 घंटे आती थी, 24 घंटे बिजली आती है। कई पावर हाउस बनवाए, कई कॉलेज खुलवाए, प्रदेश का सारा सुधार किया। पीने के लिए जगह जगह पानी की दिक्कत थी, किसानों के लिए बिजली ना के बराबर मिलती थी, आज किसानों को भरपूर बिजली मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय सदस्यगणों से कि हमको सबको सोच समझ करके बोलना चाहिए। जो काम हुए उनकी तो कहो, जो नहीं उनकी कहो, सुझाव दो ताकि सरकार उन पे आगे काम करे। मेरा कहना यही है कि आने वाले इस समय में हम सबको ठीक से बोलना चाहिए। हमारे कई सदस्य नए जो आए हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने तो सब कुछ ही ऐसे कह दिया कि भाई प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कई लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई नई योजनाएं, जो हमारे गरीब परिवार, जो बुजुर्ग कभी यात्रा पर जाते नहीं थे, उनके लिए स्पेशल यात्रा का इंतजाम किया है। और वो सारी जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था उनको 25,000 एक बटन दबते ही सब लोगों को नौकरी मिली। जिन बेचारों के जेब में किराया नहीं था उन लोगों को नौकरी मिली। पहले बोली लगती थी नौकरियों में, सारा ऐसा काम होता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम सबको मिलकर के प्रदेश की हालत को सुधारना है। हम नेगेटिव में ना जाके पॉजिटिव में जा सरकार को अच्छे सुझाव दें ताकि हम उन कामों को आगे ठीक से कर सकें। हमने प्रदेश में जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है, कतई उसमें कतई कोई दो राय नहीं। मेरे सारे कई पुराने नेता यहाँ पे, आदरणीय रघुवीर कादियान जी बहुत पुराने हैं, उसके आप जैसे बुजुर्गों को हमारे जो पुराने साथी सदन में बैठे हैं, हम नए लोगों को एक रास्ता दिखाना चाहिए। अच्छे कामों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। हम नेगेटिव ने जो अच्छे काम हैं उनको भी हम खराब बता रहे हैं।
जो हो गए उनको भी नहीं कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे इसमें सारा काम प्रदेश में जो तीसरी बार सरकार आई है, लोगों ने विश्वास जताया है। पिछली बार इतने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वो कामों के कारण बनी है, चेहरा देख करके नहीं बनी है। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में जिस तरह से काम किए हैं, आदरणीय नायब सैनी थोड़े जब से आए हैं मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश में कितने चहुमुखी विकास हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सभी अपने माननीय सदस्यगणों से कि इस विषय पर थोड़ा विचार करके अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं अपने क्षेत्र की 2-4 बातें करता हूं। आदरणीय स्पीकर सर, हमारे क्षेत्र में एक कूड़े का डंप पड़ता है बंधवाड़ी गांव में, उसमें 2 जिलों का कूड़ा आता है। गुड़गांव अपने आप में बहुत बड़ा जिला है, तो वो फरीदाबाद में रोका जाए ताकि हम उस कूड़े को ठीक से निपटा लें, क्योंकि फरीदाबाद भी कोई छोटा जिला नहीं है, वो वहाँ पे रोका जाए। एक हमारे क्षेत्र में पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, उस पानी गांव में भी आजकल बहुत बुरा हाल है, तो गांव में भी पानी की निकासी की समस्या का समाधान किया जाए। जो पंचायतें पहले पंचायतों में एक सफाई कर्मचारी होता था, उस समय छोटी छोटी पंचायत थी, आज आबादी बढ़ी है, गांव की संख्या दुगनी तिगड़ी बढ़ी है, तो हमें सफाई कर्मचारी भी बढ़ाने चाहिए। तेजपाल जी लिखित में आप भेजिए। हाँ, मैं लिखित रिकॉर्ड में आ जाएगा आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रघुवीर कादियान। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, जैसा हम जानते हैं, संसदीय परंपरा और हम लोगों की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार गवर्नर साहब अपना एड्रेस जो है बजट सत्र के पहले दिन पढ़ते हैं, और अब जैसे चुनाव हुए हैं, इसमें पहले दिन जो है वो गवर्नर साहब एड्रेस अभिभाषण अपना करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि गवर्नर एड्रेस जो अभिभाषण है उसको ऑफिसर साहिबान लिखते हैं और कैबिनेट द्वारा अप्रूव होके और गवर्नर साहब उसको सदन के पटल पर पढ़ते हैं। इसमें गवर्नर एड्रेस एक मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकार का विजनरी डॉक्यूमेंट है। सरकार गवर्नर एड्रेस में दर्शाती है कि प्रदेश की क्या दशा है और प्रदेश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें लगता है जी कि बहुत हड़बड़ाहट में बड़ी तेजी से इसको तैयार किया गया है, क्योंकि 15-16 डिपार्टमेंट के तो नाम ही इसमें वो महकमों के नाम ही नहीं है कि भाई उनके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बात पे मैं आना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ सरकार की प्रशंसा महिमा मंडप किया गया है। हालांकि होना ये चाहिए था कि कमियां भी दर्शानी चाहिए थी, उनको समाधान का रास्ता क्या है ये भी बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कानून व्यवस्था की बात थी, महंगाई की बात थी, या प्रदेश जो है वो 4.5 लाख करोड़ कर्जे के नीचे जो दबा हुआ है, उसके समाधान का, उसकी मैनेजमेंट का जो है इसमें कोई विजन ही दिखाया गया। तो स्पीकर सर, जैसे पूरा पेज इस बात पे है कि ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है, पेपर भी भरे पड़े हैं कि दिस मैंडेट रिफ्लेक्ट्स द ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। ये जो है ना जी, चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ये बात थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो स्पीकर साहब भाई बोलने तो दो, ये तो मैं वही तो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं ना स्पीकर साहब, ये डिस्टर्बेंस भी स्पीकर साहब देखिए उनको अपनी देखिए वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए।
ये तो स्पीकर साहब, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो आपको बोलने का समय मिलेगा, उस समय में आप अपनी बात तो करें। समय का फेर अगर है। सभी रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस नहीं ये चलेगा तो ऐसे। समय का फेर है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात वो- रखिए। ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी। बिल्ली के बाघ का छिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते, मामला दूसरा था। देखिए ये नहीं है स्पीकर सर, स्पीकर सर स्पीकर सर, हर बार आदरणीय सदस्यगण का यही भाषण होता है कि बिल्ली के भागो छिक्का टूट गया। हर बार यही बात होती है। मैं निवेदन ये कर रहा उनको अपनी हूँ, बात रखनी। बिल्ली के भागो छिक्का तो इनका पारा टूट गया, नहीं तो इस बार आपका होना था मंत्री मामला। जी, छिक्का मंत्री तो जी। आपका टूट गया। प्लीज और मेरा टाइम ना है। बैठिए सभी। देखिए सभी को देखिए सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मेरा अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से। नहीं देखिए नहीं बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आए आप अपनी बात रखिए, और कोई भी सदस्य अपनी बात रखे तो बाकी सब उसको ध्यान से सुने। मेरा दोबारा आप सबसे निवेदन है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए प्लीज। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, ये हाउस चलना चाहते हैं नहीं चलाना चाहते मंजूर, हमारे को एक भी को नहीं बोलने देंगे हम। ऐसे बोलोगे तो बीच में ये कोई तरीका थोड़ा ठीक है, ही है। बात अरे होगी। हाउस की कुछ विषय गरिमा मैंने भी रखो। मैंने नहीं विषय रख नहीं दिया। चलना चाहते, नहीं तो आज मंजूर है। ठीक है और डॉक्टर नहीं साहब चलाना आप अपनी चाहते बात रखिए, मैंने विषय रख स्पीकर दिया। साहब। चलिए कोई बीच में बोलने लग जाएगा। पेज नंबर 4 जो है गवर्नर एड्रेस का, क्या बात कहते रहे। उस पे 13 पैराग्राफ में प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया गया है। बड़ी अच्छी बात है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल से उसमें आ गई कैटेगरी में, तो वो लोग जो है वो हरियाणा के हैं या बाहर के हैं, ये अपनी उसमें रिप्लाई में क्लियर करें इस बात का कि कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ गए हैं। कोई वोट की राजनीति तो नहीं है, क्योंकि इससे पूरा प्रदेश जो है ना उसकी बदनामी हुई है कि 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल के नीचे आ गए, और फिर वाहवाही हो रही है कि ये हो गया वो हो गया सारा। उसके साथ साथ डीएपी पर भी बात आई थी। इसमें कैटेगरिकली ये है जी, सरकार तो कह रही है कि डीएपी मिल रहा है, पूरी प्रेस, पूरे टीवी चैनल्स, सदन में ये डिस्कशन, पूरे मेंबर इस बात को कह रहे हैं कि भाई डीएपी की किल्लत है और मारामारी हो रही है। मंडियों में भी जो है वो बड़ी दुर्दशा हो रही है किसान की। तो ये क्लियर करें मुख्यमंत्री जी, अगर डीएपी की उपलब्धता है तो ये मारामारी क्यों है? या तो आपके पास सीआईडी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये मारामारी, एसडीएम जो है वो दीवार पर खड़ा होकर सर डीएपी बंटवा रहा है। एक राम भगत जो है उचाना मंडी का किसान आत्महत्या कर गया। तो ये उकलाना मंडी का है किसान। ठीक है, ठीक। तो इसमें वो हो गया, ठीक है, उकलाना मंडी का एक किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये एक मामूली बात नहीं है जी। क्यों, क्या उसकी मेहदी जी बैठ के कोई भी सदस्य ऐसे रनिंग कमेंट्री मत वैसे तो उस कीजिए। किसान मैं का बार-बार नाम जो इस है ना बात को कह रहा जी, हूं। उस किसान का नाम ओबिचुरी रेफरेंस में आना चाहिए था, उसको बेनिफिट देने चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उसके कि एक बच्चे को नौकरी दे या कोई जो भी लमसम में जो उसका वो। तीसरा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान जो है ना जी, वो किसी प्रदेश या देश की रीढ़ की हड्डी है। किसी प्रदेश या देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत और खलियान से होकर गुजरता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब के माध्यम से, कि आपने अपनी नीति और सोच में बदलाव करना पड़ेगा।
किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। जब किसान आगे बढ़ेगा, नहीं तो किसान की दुर्गति का कोई अंदाजा नहीं कहां तक चले जाएगी, किस तरह के कितने खर्चे हैं, किस तरह से उसका वो जो है ना जी ठेके पर लेता है, दवाइयां नकली, बीज नकली, सारा सौदा, उसके क्या क्या हालात हैं। अगर पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाए, जो जीरो रिपोर्ट है, तो बड़ा दिल हिलाने वाली बात जो है वो किसान के साथ हो रही है। तो आप किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखिए और किसान को आगे बढ़ाइए ताकि प्रदेश की खुशहाली का रास्ता निकल सके। तीसरा, स्पीकर सर, रावी ब्यास का पानी का कहर कि इस पे करवाने के लिए प्रतिबंध है, इस पे कुछ नहीं, मतलब बात जिस SYL के मुद्दे पर सरकारें आई चली गई, आंदोलन हुए, और आज जो हमारे हिस्से का भी पानी हमें नहीं मिल रहा है, तो जब 370 पॉसिबल है तो रावी ब्यास का पानी भी पॉसिबल है। आप 90 MLAs का डेपुटेशन ले जाइए राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हमारी नहर खुदवाइए, हमारा किसान जो है वो लाइफ लाइन है पानी, तो वो जो है इस लाइन कोई रास्ता आप निकालें। दूसरा, स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि एक जल समझौता हुआ है जी, MOU साइन हुआ है फरवरी के महीने में 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट से। हथनी कुंड बराज से यमुना का जो शेर है वो देने की बात उसमें कही गई। हथनी कुंड बराज तो स्पीकर सर जब बना था तो हरियाणा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना था। वहां पानी हथनी कुंड बराज से, हथनी कुंड बराज पर तो माइनिंग हुई है जी, 600 करोड़ की माइनिंग हुई है। डिपार्टमेंट आप ये, मैं विधानसभा के सत्र पर ये बात कहना चाहता हूं, इलीगल माइनिंग हुई है और उस डैम को भी खतरा है। तो मेरा ये निवेदन है कि वो सदन को बताएं कि क्या MOU साइन हुआ है जी, कितना पानी जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, किस तरह से जाएगा। इसके साथ स्पीकर सर, बात आई बहुत, पूरा चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया, पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि SPSC का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है, अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी और 2.5-3 करोड़ रुपए, और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर शीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हुए। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर शीट किसकी थी। एक SPSC के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई है, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पढ़ी गई थी। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में ये बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्ची में, क्योंकि कमीशन के MLAs के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड ही वीडियोग्राफ, और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए। ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस बात के लिए पर्ची खर्ची का जो बात है ना जी, वो हाई लेवल पर कितना जबरदस्त ये कांड हुआ है, इसको प्रदेश ये जानना चाहता है, सदन के ऑनरेबल मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या कांड थे जी, कहां कितना पैसा था, किसके पास गया, कहां रखा है जी वो। तो इसमें क्योंकि ये सवाल है जी, आपने कहा कि 2 लाख, सब समय का जरूर ध्यान रखें, 2 लाख नौकरियां देंगे, आप कंक्लूड कीजिए, समय का 2 लाख नौकरियां देंगे। इसमें CMI की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये मैं एक बार देखो, नहीं देखिए, डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुनेंगे? ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। नहीं, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। तो अध्यक्ष जी, ये कैसे कह सकते हैं गलत बात?
हमने तो एक बार भी नहीं कहा गलत, हम जवाब देंगे आपको जो बोला है गलत तो आप कह रहे हो, हम कहेंगे, पर आप कह रहे हो ये विषय मुझे लगता है 2 साल पहले जवाब में इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। स्पीकर सर डॉक्टर साहब हम अपनी बात रख रहे इंटरप्ट नहीं हैं, करते। मैंने अलाउ किया उनको। जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरी प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया, एक आदमी का नाम बताओ किसने खर्ची दे के लगा। एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये, और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आया कि आदमी वहीं बैठे हैं। ये जनता इतनी पागल नहीं रही है सर, ये आप पार्लियामेंट यहाँ में- खड़े होकर कुछ भी कह लो और वो मान लेंगे। उसका इनकी प्रिय कुछ भी कह नहीं है। उसका रिप्लाई मंत्री हो आप, उस पार्लियामेंट बात का में रिप्लाई तो बात- ऑनरेबल स्पीकर सर मैं देखिए, बताना चाहता हूँ देखिए, बिना तथ्यों पे कोई बात नहीं बोल नहीं अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब एक तथ्यों पे कोई बात नहीं एक बोल। सीरियस हर एलिगेशन चीज- उन्होंने हर चीज लगाया की है सीमा होती है। और सरकार का मंत्री हर- जवाब देना चाहते हैं तो नहीं, नहीं, इतने तो सीरियस डॉक्टर एलिगेशन साहब, आपसे इजाजत से करेंगे। मैंने अलाउ किया, नहीं ना, झूठा मैंने कैसे उनको बता अलाउ दिया? किया, झूठा मैंने कैसे उनको बता अलाउ दिया? किया। विड्रॉ करवा दूंगा, मैंने झूठा अलाउ कैसे किया। बता दिया? अगर हमारा विधायक अनपार्लियामेंट्री। था और वो विधायक जिनकी बात करो वो भी इन्होंने शामिल कर लिया, इन्होंने शामिल किया उसको, हमने तो नहीं किया ना, हमने तो उसको टिकट भी नहीं दी ना, हमने चुनाव लड़ा, डॉक्टर इन्होंने शामिल कर लिया। डॉक्टर साहब आप कंक्लूड कीजिए। स्पीकर सर, स्पीकर आप सर, एक conclude तो कीजिए। पार्लियामेंट या नहीं, फिर ऐसे मिनिस्टर- बीच में नहीं पार्लियामेंट मिनिस्टर या थे, फिर उन्होंने मिनिस्टर जो है ना एक जी, गंभीर विषय आया था, उनको जवाब देना था। पार्लियामेंट तो या ठीक है। फिर मिनिस्टर, नहीं है, एवरीबडी कांट, ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब आप कंक्लूड पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर जी, पार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज करना चाहिए, झूठ का शब्द जैसे इस्तेमाल ठीक किया है है, वो निकालना चाहिए। ठीक। मैं यहाँ पिछले सदन में मैंने उठाया था जी, माननीय मुख्यमंत्री ने नोट कर दिया, हालांकि संविधान की शपथ ले रखी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा। मनोहर लाल जी ने इसी जगह गीता निकाली अपनी जेब से और गीता के ऊपर हाथ रख के कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो मैं बख्शूंगा नहीं। वो रिपोर्ट भी नहीं आई, कौन आदमी थे, किसको नहीं बख्शा गया, कौन छोड़ दिया गया। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, जहां ढांडा साहब भी वहां उपस्थित थे जब गीता की कसम खाई गई थी। गीता छोटी बात नहीं है। तो इसमें स्पीकर सर, स्पीकर भाई सुन ले यार, तो भाई साहब आप मंत्री हो। आपको जिस भी चीज का, माननीय स्पीकर सर, हमारे सदस्यगण को जिस भी चीज का आंसर चाहिए वो आपको बोले लिखित में, सरकार उसका जवाब मेरा लेकिन कहा हुआ मांग सब, भाई, मेरी अब कही हमें- हुई आप बात जो लिखित बोल रहे हो, संदेश है। आप या जो बोल विधानसभा रहे के हैं, रिकॉर्ड पर आप या जो लिखित बोल रहे दे, हैं, रिकॉर्ड लिखित पे दे। ठीक है, आप जवाब मांग लीजिए, सरकार देगी ना, वो सरकार जवाब देगी जवाब। आप दे दिया जो मैं बोल रहा हूं ये लिखित नहीं है क्या, ये रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। इसमें स्पीकर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज कंक्लूड। कानून व्यवस्था नाम की कोई इसमें कहीं कोई बात नहीं लिखी गई। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 इन क्राइम। आप देखो कि गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। रेवाड़ी में जो है वो ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया, एक इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की कि डकैती हुई, उसकी मां को मार दिया। स्पीकर सर, मंत्री जो है यौन शोषण के मामले में पकड़े जा रहे हैं, उनके आरोप लग रहे हैं। एसपी और एसडीएम लेवल के आदमी जो है वो यौन शोषण के मामले में डॉक्टर साहब आप अगर आप बात सुनो, माननीय राज्यपाल आप अभिभाषण बात सुनो, उस पे करके आप conclude जब बाढ़ खेत में खाएगी तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा। आप, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब उनको प्रोटेक्शन ना दे सरकार, और जो एक्शन है वो उनको पूरी तरह से जो है, क्योंकि मैनिपुलेशन हो रही है कि भाई इनकी एसीआर खराब थी, इनकी फलाना थी, धकड़ा खराब था, धकड़ा। तो ये जो है ना, इसकी जुडिशियस फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने, चलो 1 मिनट और दोगे आप? मैं अपने हल्के में 2016 में मुख्यमंत्री जी जो है वो कॉलेज उठ के आए थे कि कॉलेज बनेगा गर्ल्स। 8 साल हो गए, उसके ऊपर कोई अमल नहीं है, ना उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल, ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ना कोई हिट लगी। एक मेरे हल्के में डीगल गांव, पूरे सदन की जानकारी के लिए
पूरे हरियाणा में एक गांव एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उनकी भी डिमांड है कि वहां कॉलेज होना चाहिए। मेरे हल्के में स्पीकर सर 49 गांव हैं, 52 पंचायतें हैं, तकरीबन 90% में पीने का पानी की समस्या है और 90% में उनके गांव में पानी है, जैसे रोड है कोरामल जी, और